फर्स्ट क्वेश्चन, ये एसेशन रीजन का क्वेश्चन है और ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कोशिश करिएगा सही आंसर देने की, ठीक है। चलिए इसको रीड करिए। इसमें चार ऑप्शन है, ठीक है। पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सॉइल पॉल्यूशन ड्यू टू डिटर्जेंट इफेक्ट द रूट्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड represses the growth of soil microorganism। ये एसेशन है जिसमें रीजन ये बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट इन सॉइल मेक्स द सॉइल मोर एसिडिक। सॉइल के अंदर अगर डिटर्जेंट प्रेजेंट है तो उसमें सॉइल का जो एसिडिफिकेशन है वो ज्यादा होता है। इसका रीजन ये बोल रहा है। तो वो प्लांट का जो रूट होता है उसका ग्रोथ से रिलेटेड है क्या, वो आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से पढ़िए। मैंने इसको पढ़ाया था आप लोगों को, डिटर्जेंट का क्या रोल होता है बेसिकली। और वो प्लांट्स जो होता है ना, वो प्लांट्स को डायरेक्ट इफेक्ट भी करता है, उसका ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। लेकिन जो रीजन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट इन सॉइल मेक्स द सॉइल मोर एसिडिक। इसमें एसिडिक होता है क्या, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। आंसर करने की कोशिश करिएगा आप लोग। कुछ दिनों में एग्जाम है आप लोगों का, तो थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो चाहिए। देखिए, डिटर्जेंट जो होता है ना, डिटर्जेंट का बहुत सारे टाइप्स होता है, ठीक है। और डिटर्जेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि सेम तरीके का, ठीक है, जो है वो इफेक्ट करेगा, सेम तरीके से इफेक्ट करेगा ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग टाइप का डिटर्जेंट है तो अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो सॉइल कभी कभी डिटर्जेंट का प्रेजेंस से एसिडिक भी होता है, कभी कभी क्या होता है, अल्काइन भी होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंस टाइप का है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, जिसमें आप लोगों को दिख रहा है कि सॉइल पॉल्यूशन ड्यू टू द डिटर्जेंट इफेक्ट द रूट्स ग्रोथ और द प्लांट्स एंड डिप्रेशन, ये बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। लेकिन रीजन सही नहीं है। इसमें कभी कभी एसिडिक ना होकर अल्काइन भी हो जाता है। ये डिफरेंस टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑप्शन ये जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन आर सही नहीं होगा और एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसके लिए इसका आंसर होगा सी। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट देखने को लिए मिलेगा। राइट साइड में आपको देख रहा है कि हिंदी में भी दिया हुआ है, अगर किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम है तो वो इधर से हिंदी से कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन मैं और भी लाऊंगा आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के नाम दिया हुआ है, ठीक है। एक होता है कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, एक होता है इनऑर्गेनिक। तो इसमें ऑर्गेनिक पूछा है
आप लोगों को ऑर्गेनिक को ढूंढना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछा है और रिसेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। आंसर करने की कोशिश करिएगा। देखिए, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होता है उसमें कार्बन का जो मात्रा है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो सब्सटेंस होता है कार्बन। और इसमें बहुत सारे रिस्क होता है, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ को ये इफेक्ट कर सकता है, एनवायरमेंट को इफेक्ट कर सकता है, इकोसिस्टम को भी ये डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो जो है उस चीज को आप लोग ढूंढे, मतलब थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकें। ये नेचुरल भी हो सकता है या फिर सिंथेटिक भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखना है। लेकिन बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो चलिए इसका आंसर करने की कोशिश करिए। कौन कौन से जो है वो हो सकता है। क्या बोला कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है बेसिकली। इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है, ठीक है, जो कार्बन है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। इसलिए इसको फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेसिकली। क्या होगा इसका आंसर? अच्छे से रीड करिए और आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए, कुछ कुछ इधर ऐसा भी पॉल्यूटेंट्स है जो इंडस्ट्रियल एरिया से निकल के आया है, ठीक है, वेस्ट से आया है, या फिर कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, या मेडिकल वेस्ट जो होता है, ठीक है, मेडिकल वेस्ट वहां से निकल के आया है, जैसे डायोक्सिन है, ठीक है, ये सब चीजें कुछ कुछ है। तो इन सब चीजों के बारे में पहले आपको अच्छे से जानना जरूरी है कि कौन कौन सा पोल्यूटेंट, उसका सोर्स क्या है। सोर्स के बारे में आप अगर हम लोगों को पता चलेगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इधर पैन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। अब लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया था। पायरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को बेसिकली। तो ये थोड़ा अलग किस्म का है, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, डायक्सिन होगा, ये होगा और पीसीवी होगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, फैन नहीं होगा, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है बेसिकली, ठीक है। और वीओसी भी ऑर्गेनिक नहीं है। ओके, एनी डाउट?
VOC के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये बेसिकली पेंट से निकलता है या फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन रूट्स वगैरह इधर से निकलते हैं, या इंडस्ट्री से निकलते हैं। इंडियन कुछ सोर्सेस है, इन सब चीजों से ये सब जो पॉल्यूटेंट्स है वो निकलता है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करके थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि कहाँ से कौन निकलता है, तो ये ऑर्गेनिक पॉल्यूशन का अंदर ये आएगा, ठीक है। ADL, इसका जो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ये कियोटो प्रोटोकॉल से पूछा गया एक क्वेश्चन है, ठीक है। In the first commitment period of Kyoto Protocol, how many greenhouse gases were covered for reducing their emission? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आंसर करने की कोशिश करना। ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए इसमें आप लोगों को नंबर भी पता होना चाहिए, और कौन कौन सा गैसेस है एक्चुअली जो रिड्यूस करने के लिए बोला गया था, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को ये पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया था कि जो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस अभी बन रहा है, उसको कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ज्यादा होने के वजह से इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसमें रिड्यूस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा गैसेस था आप लोगों को वो फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन इस बार भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ। एक तो पूछ सकते हैं कि इसका नंबर कितना है, 4 5 6 7 करके कौन कितना गैसेस है बेसिकली, या फिर पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा गैसेस है। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में 4 5 स्टेटमेंट दे देगा। उनमें से आप लोगों को चूज करना कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही आएगा। तो इनमें जैसे इसका आंसर होगा 6, ठीक है। 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस है जिसको रिड्यूस करने के लिए बोला गया था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले आता है, उसके बाद आता है मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और पारफ्लोरोकार्बन। उसके बाद आता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सब जो गैसेस है ये कम करने के लिए बोला गया था। ये आप लोगों को देख के जाना है, ये क्वेश्चन को नोट करिएगा और बाद में जाके इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। गूगल से भी देख सकते हैं, या फिर मेरा PDF जो है ऐप पे है, उधर जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसका आंसर होगा 6। ओके, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक एनवायरमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एसेसन और रीजन दिया गया है। देखिए जब एसेसन और रीजन में सेम टॉपिक के ऊपर बात करेगा, तब उसका आंसर जो है वो बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही होगा। लेकिन जब दोनों अलग अलग चीज के बारे में बोल रहा है, तो उसका आंसर अलग होगा। इस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलेगा एग्जाम में, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सोच के आंसर करिएगा। Green hydrogen production will be critical for the world community to achieve carbon neutrality by the year 2050। इस ईयर के अंदर न्यूट्रल करना है, ठीक है, कार्बन को।
इसका जो रीजन बोल रहा है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मच हायर देन दैट ऑफ कोल, कोल से ज्यादा बोल रहा है, ठीक है। इसका जो एनर्जी कंटेंट है, हाइड्रोजन का जो एनर्जी कंटेंट है वो हायर देन दैट ऑफ कोल। ये इसका सही रीजन होगा कि नहीं होगा, आपको ध्यान रख के इसका आंसर करना है। देखिए एनवायरमेंट आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से मैंने पढ़ाया है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, टाइम बहुत ही कम मिलेगा। थोड़ा सा अभी से सोचने की कोशिश करिए कि कैसे विद इन टाइम आप लोग सॉल्व कर सके। मैंने क्या बोला कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचेंगे ये चीज कि दोनों सेम तरीके का ऑप्शन है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऑप्शन ए को अब निकल के बाकी तीनों ऑप्शन से सोचिएगा, ठीक है। क्या लगता है क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होना चाहिए? आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, आंसर देने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गलत हो सकता है, अभी गलत हो सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं है कि आप लोग टीचर है, आप लोग स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, तो गलती हो सकता है। इसके बारे में उतना मत सोचिए, अपने एंड से आंसर करने की फुल कोशिश करिए, ओके। एक्चुअली आप लोग जब ज्वाइन किए थे ना, ठीक है, उससे पहले मैंने पढ़ाया है इसको। आप लोग को फाइल में मिलेगा इसका पीडीएफ। इन्वायरमेंट को मैंने कंप्लीट किया था, मुझे याद है, ठीक है। आप लोग पीडीएफ में जाके सर्च करके देखिए, अगर नहीं मिल जाए तो मुझे बोलिएगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा पीडीएफ, ठीक है। थोड़ा सा बहुत टाइम पहले का है, जब मैं रिसर्च एंड एनवायरनमेंट का क्लासेस ले रहा था, उस टाइम में ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे बोलिएगा, मैं, हाँ ओके ओके ठीक है, चलिए इसको रीड करिए। तो इसमें बोला है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन विल बी क्रिटिकल फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी अचीव कार्बन न्यूट्रल बाय द 2050। तो ये बिल्कुल सही है, इस टाइम फ्रेम के अंदर इसको कार्बन न्यूट्रल करना था। लेकिन देखिए रीजन देखिए, ये रीजन इसको एक्सप्लेन भी तो करना चाहिए ना। अगर दोनों अलग है तो ये आंसर कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये। और इधर आप लोगों को देख रहे हैं कि ये पूरा अलग ऑप्शन है। तो एनर्जी कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एनर्जी कंटेंट के बारे में बोल रहा है कि द एनर्जी कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मच हायर देन दैट ऑफ कोल। ऑफ कोर्स ये सही है, बेसिकली कोल से बहुत ज्यादा है एनर्जी कंटेंट हाइड्रोजन का, दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। इस टाइप का क्वेश्चन में ज्यादा स्टूडेंट गलती करता है, क्योंकि सोचता है कि नहीं हाइड्रोजन तो दोनों में है, तो ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि दोनों का जो स्टेटमेंट है दोनों का ऑपोजिट है, दोनों अलग चीज के बारे में बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में, और इधर बोल रहा है कि एनर्जी कंटेंट। इसमें की पॉइंट था एनर्जी कंटेंट, और इसमें था कार्बन न्यूट्रलिटी। दोनों बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्लियर? क्लियर है? ये सुन लो, आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे थोड़ा की पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है कि दोनों की पॉइंट अलग है कि सेम है। अगर अलग है तो आंसर अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के आंसर देना। कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था
उसके बाद ओशन सरफेस का जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है? ठीक है। देखिए इसमें भी मैंने जो प्रीवियस ऑप्शन क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया वहां से भी इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का जो आंसर होगा सोच के देना पड़ेगा। ऐसे सोचिएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हुआ था, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा, तो ओशियन सरफेस का एसिडिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर आप लोगों को लग रहा है नहीं सर इंक्रीज होगा, तो क्यों होगा? अगर डिक्रीज होगा तो क्यों होगा? इंक्रीज होने के बहुत सारे कारण है, डिक्रीज होने का क्या कारण है? क्या होगा आंसर? हिंट्स तो मैंने आप लोगों को दे दिया। क्या होना चाहिए? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? देखिए आप लोग मेरा स्टूडेंट है, इतना सोचने का नहीं, ठीक है? आंसर जल्दी से करना पड़ेगा। इतना तो हिंट्स मैंने दे दिया आप लोगों को, तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज अगर हो रहा है तो उसका रीजन क्या होगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए बिल्कुल। देखिए आप लोग कोशिश करिए, ठीक है? लास्ट में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अपने एंड से क्या लगता है आंसर आप लोगों को? ओशियन का जो एसिडिटी है, ठीक है, वो प्राइमरीली क्यों इंक्रीज होता है पता है आप लोगों को? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बेशन की वजह से जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज होगा उतना ज्यादा CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में और ओशन में वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो ये ऑब्जर्व होने के वजह से क्या होगा? एसिडिटी ओशन का भी इंक्रीज होगा। इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से उसके बाद सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज्यादा मेन रीजन जो है वो फॉलो करता है। फॉसिल फ्यूल्स जो है, जो ह्यूमन जलाते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। डिफोरेस्टेशन एक रीजन है। डिफोरेस्टेशन की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट में। तो ये सब चीजें आप लोगों को जानना चाहिए, वो उसके बाद आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ह्यूमन एक्टिविटी है, जिसके कारण से CO2 सबसे ज्यादा रिलीज हो रहा है। और ये सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करता है मरीन लाइफ पे, मतलब ओशन लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए ठीक है। चलिए इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। इंक्रीज होगा बिल्कुल। इसका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, PDF ऐप में है। इन हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम exposure to UV rays, Montreal Protocol contributes to also in attainment of the following sustainable development goal। कौन कौन से गोल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो
तो सस्टेनेबल गोल्स में कितना गोल्स था, लिखिए तो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल्स थे, टोटल कितने गोल थे? हाँ, बिल्कुल सही, 17 गोल्स थे। तो इससे रिलेटेड यूवी रेज जो दिया हुआ है इधर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स बोल रहा है, तो इससे रिलेटेड कितना है, ये आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होना चाहिए आंसर? इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी था वो फ्यूचर जनरेशन के लिए थोड़ा कंजर्व करने के लिए ये गोल बनाया गया था कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन प्रेजेंट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के बाद वो फ्यूचर के लिए बना के रखने का। तो 17 गोल्स थे, ठीक है, जिनमें से सबसे ज्यादा रिलेटेड इस क्वेश्चन के साथ कौन कौन सा आएगा, वो आप लोगों को देखना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसलिए गोल्स को अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम देने से पहले। आंसर करिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, ठीक है, इसका आंसर होगा ए, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आएगा, और 11, 14 और 15, ठीक है, ये आएगा। तो ये सब आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसका पीडीएफ मैंने सेंड किया है, अगर आप लोगों के पास नहीं है और ऐप में नहीं मिल रहा है तो मुझे आप लोग बोलिएगा, ठीक है, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉन रिसाइकेबल रिसाइक्लेबल वेस्ट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। एक होता है कि नॉन रिसाइकेबल, एक होता है कि रिसाइकेबल, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट में रिसाइकिल कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं कौन कौन सा वेस्ट को। इसमें नॉन बोला गया है, तो इसमें आप लोगों को आंसर करना है सोच के। ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। और आप लोगों का काम होगा इसको जाके गूगल करके अपना एक नोट्स बना लेना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैंने क्या बोला कि नॉन रिसाइकेबल कौन कौन सा है और रिसाइकेबल कौन कौन सा है, ठीक है।
तो हर एक क्वेश्चन का एक रेलिवेंस है, इसीलिए मैं ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, एक क्वेश्चन के अंदर जो जो ऑप्शन है उसको भी सर्च करिए। ये ऑप्शन से आप लोगों का नेट क्वालिफाई हो जाएगा, अगर अच्छे से आप ये ऑप्शन को ध्यान से सोच के आप आंसर कर सके, या फिर इसको सर्च करके और अपना खुद से एक नोट्स बनाए। आप लोग बहुत मैच्योर्ड स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीजें करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम और ध्यान इसमें देना चाहिए, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसका आंसर ये दिया गया है, पेपर होगा, थर्मोकोल होगा और मेटल होगा, इसका आंसर डी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें मैचिंग लिस्ट दिया जाता है और आपको मैच करना होता है, टाइम बहुत ही कम मिलेगा ये मैचिंग वाला क्वेश्चन में। देखिए मैंने बोला था ना कि ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड होगा, जैसे इधर भी देखिए पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंस, और उसका सोर्स दिया गया है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने दिखाया था आप लोगों को कि पॉल्यूटेंट और सोर्स से कैसे क्वेश्चन होता है, वो था एक एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन, ये होता है मैचिंग लिस्ट वाला क्वेश्चन। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन पढ़ना दोनों के लिए ही है आप लोगों को। इसमें जो जो पॉल्यूटेंट्स इसमें दिख रहा है आपको, जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, डाइऑक्सिन और एचएफसी, इसका जो सोर्स है ये आप लोगों को पूछा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है इस टाइप का क्वेश्चन में, आपको सबसे ज्यादा जो सही लगता है, मतलब आता है, जो आप लोगों को आंसर करना आता है ना, उसका आंसर, उसका जो ऑप्शन है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। मीथेन जो गैस है इसके बारे में आप लोगों को पता है, अभी मैंने बोला था एक्चुअली, सी, ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन है ना, वीओसी, मैंने क्या बोला था वीओसी के बारे में, अभी कुछ देर पहले बोला था कि उसका सोर्स क्या है। डॉक्सिन का, डाइऑक्सिन का जो सोर्स है उसके बारे में भी मैंने कुछ ही देर पहले बोला था। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी बोला था ना कि डाइऑक्सिन का जो सोर्स है वो क्या है, अभी बोला था कुछ देर पहले, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ हमेशा रिलेटेबल होता है। ये सब चीजें आप लोगों को सिखाने के लिए ही ये क्लास मैंने लाया हूँ। अगर 10 क्वेश्चन में करा रहा हूँ तो 10 क्वेश्चन के अंदर 100 क्वेश्चन का मेटेरियल्स है, ऐसा सोच के आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा और ऐसा सोच के आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर ये पॉलिटियंस जो दिया हुआ है इसको एक एक करके भी क्वेश्चन दे, मान के चले कि ये एचएफसी के बारे में दे दिया या फिर बीओसी के बारे में अलग से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है, इसका सोर्स क्या है, इसका यूजेस क्या है, या फिर इसका जो ज्यादा यूज, ज्यादा मात्रा में आने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ये सब जाके आप लोग सर्च करिए, ऐसा नहीं कि 100% आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को शेयर करता हूँ, और कुछ नहीं मिल रहा है तो गूगल करके आप लोग पढ़ाई कीजिए। बार बार ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि टाइम बहुत कम है, जितना हो सके आप लोग रिवीजन करके चाहिए। इसका आंसर देखेंगे तो जो सबसे पहले पता है कि मीथेन का जो सोर्स होता है वो लैंडफिल्स होता है, ठीक है, इधर से मीथेन का सोर्स पता चल गया। सी का वन, अब तीनों में है। अब मैंने क्या बोला था कि जो वीओसी है सबसे ज्यादा वो रिलीज होता है, सबसे ज्यादा वीओसी रिलीज होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, बस वगैरह जो है, वो व्हीकल जो है उससे सबसे ज्यादा वीओसी निकलता है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आ गया कि वीओसी का सोर्स क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन रूट या सेक्टर वगैरह कुछ भी हो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड,
वो आंसर होगा। तो ए का दो दोनों में है, मतलब ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। बी का जो है वो फोर होगा, कि रेफ्रिजरेटर वगैरह जो भी है वो एचएफसी से जो है वो पॉल्यूटेंट्स निकलता है। ठीक है। एचएफसीएस जो बेसिकली किसको हार्म करता है, ओजोन लेयर को, भूल गए आप लोग। रेफ्रिजरेटर से निकलता है एचएफसी, और एचएफसी ओजोन लेयर को हार्म करता है, ओजोन होल देखने को मिलता है। पढ़ाया था ये सब चीजें मैंने पहले, तो उससे रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होगा, फिर भी अभी इसका सेम है लेकिन इसका आंसर होगा दो, ठीक है। दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, इसका आंसर होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। क्लियर है, ऑप्शन थोड़ा सा सिमिलर हो गया। हाँ तो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ओके। इस टाइप से इस मैचिंग वाले लिस्ट का जो क्वेश्चन है, इस टाइप से मतलब आप लोगों को आंसर करना होता है। एनईपी से क्वेश्चन पूछा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, having a large multidisciplinary higher education institution in the near ear district of the country। ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन से पूछ लिया है, जरा आ गया है, ठीक है। फिर भी मैंने हायर एजुकेशन आप लोगों को पढ़ाया था टीचिंग एप्टीट्यूड से पहले, तो क्या होना चाहिए, कौन सा ईयर के बारे में पूछ रहा है। नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है हायर एजुकेशन का वो लागू करना है, एनईपी 2020 के हिसाब से। बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा ईयर के अंदर, बहुत सारे चेंजेस आने वाला है एनईपी 2020 के थ्रू। कौन सा ईयर के अंदर ये सब चीजें अचीव करना है, ये क्वेश्चन में पूछा है। फिर से पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। इस टाइम पे क्वेश्चन जो भी हो, सोच ये होना चाहिए कि एनईपी 2020 पे कौन सा ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ईयर के अंदर अचीव करने के लिए बोला गया था। इसमें की पॉइंट है एनईपी 2020, और ईयर दिया हुआ है अचीव करना है। इसका आंसर होगा 2030। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाऊंगा, अगर प्रॉब्लम आप लोगों को कुछ भी हो रहा है तो। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा था ना, ये न्यूट्रलाइजेशन वगैरह। चलिए इसका आंसर करने की कोशिश करिए। केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट।
देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर that has been used for various purpose like household activity, industrial process, ठीक है, या रन प्रोसेस, ये सब चीजों में जो बेसिकली होता है उसमें वाटर को प्यूरिफाई और क्लीन करने का जो प्रोसेस है, इसमें कौन सा आंसर सही बैठेगा? केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला कि वाटर को क्लीन करना, प्यूरिफाई करना, ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस से भी कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस इसमें सबसे ज्यादा कारीगर होगा, ये पूछा है। अरे आप लोग आंसर करने की कोशिश तो करिए, मुझे थोड़ा सा पता तो चलेगा ना कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ प्रॉब्लम वगैरह अगर आप लोगों को हो रहा है कि ये चीज चाहिए, अगर नहीं चाहिए, कुछ भी हो तो मुझे पूछिए, ठीक है। फिर मुझे पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेयर भी करूंगा उस चीज को। क्या होना चाहिए इसका आंसर? सेडिमेंटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और एब्जॉर्बेशन। ये एब्जॉर्बेशन होगा, ठीक है, एब्जॉर्बेशन हो गया, एब्जॉर्बेशन होगा। जिन लोगों को हिंदी पढ़ना है वो राइट साइड से देख सकते हैं, इसमें हिंदी में भी है। ओके, इसका आंसर होगा न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मूग से दिया है क्वेश्चन, ये भी पॉल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल स्मोक causes eye irritation and photochemical smoke has ozone as one of its constituents। चलिए आंसर करिए। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में भी बच्चे गलती कर देता है जल्दबाजी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मोक बनते कैसे हैं। इसके पीछे जो रीजन है, एक रिएक्शन होता है बेसिकली, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड नाम का एक गैस है, और जो हाइड्रोकार्बन है उसके साथ जो सनलाइट है वो मिलके फोटोकेमिकल स्मोक को बनाता है। जैसे बहुत सारे सिटीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फॉग दिखने को मिलेगा, बहुत फॉग ही होता है। जैसे दिल्ली दिल्ली होता है, मुंबई, जो बड़ा बड़ा सिटी है, कलकत्ता, इन सब सिटीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी के टाइम पे कि बहुत ज्यादा स्मोक के वजह से रोडवेज या फिर कोई भी चीजें ठीक से नहीं दिखाई देता, बहुत ज्यादा फॉग होता है। उसके पीछे का रीजन है फोटोकेमिकल स्मोक। ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है और ये प्रॉब्लम कर देता है लोगों के लिए। इसको ये बेसिकली बनता है किस लिए, किसके साथ रिएक्शन करके, ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन के साथ सनलाइट का जो रिएक्शन है, उसके वजह से फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो बनता है।
अब ये सब ग्रीन हाउस गैस के अंदर भी तो आएगा। तो ग्रीन हाउस गैस कहीं ना कहीं आ जाता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाने की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, इंडस्ट्री में स्मोक की वजह से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर VOC वगैरह। तो यही सब जाके बाद में सनलाइट के साथ रिएक्शन करके ये सब पॉल्यूटेंट्स बना देता है, और इसका जो प्रॉब्लम है वो सोसाइटी को फेस करना पड़ता है। क्लियर है? टॉपिक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा मुझे। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, फोटोकेमिकल स्मोक के कारण से आंखों में प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल सही है। उसका कारण बोल रहा है कि फोटोकेमिकल स्मोक हैज ओजोन एज वन ऑफ इट इज कंसिडर्ड। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक अलग स्टेटमेंट है, इसमें ओजोन के बारे में बोल रहा है और ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट दोनों अलग चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ये भी अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। तो इस टाइप में आंसर होगा बी, कि दोनों तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, गलत है। तो इसका आंसर बी होगा। समझ में आ रहा है कैसे आंसर करना है? और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा है। देखिए, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में भी कभी कभी पूछ देता है। हेरिकेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन किसको बोलते हैं? जो साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉम है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड है, जिसमें बहुत सारा हैवी रेनफॉल होता है एवं लो प्रेशर बनता है, एक लो प्रेशर सेल बनता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये साइक्लोन चलता है। तो हैरिकेन जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, जो रिसोर्सेस है किसी भी कंट्री का, जब हैरिकेन आता है तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। क्या होगा इसका आंसर? मैंने क्या बोला कि हैरिकेन जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, और इसका स्पीड कितना होना चाहिए ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रॉय करेगा उसका स्पीड कितना होना चाहिए? सबसे ज्यादा ही होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया के अंदर फॉर्म होता है, मतलब जो भी कंट्री आएगा वो ट्रॉपिकल रीजियन के अंदर होना चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अंदर होना चाहिए। तो इन सब कंट्री के अंदर ये हेरिकेन आता है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा है कि स्पीड कितना होगा, कितना होना चाहिए स्पीड? इसका आंसर होगा ए, सबसे ज्यादा स्पीड होना चाहिए। घंटे में एक एक घंटे में इतना ज्यादा स्पीड होता है, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था मैंने, इसी टाइप का क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग गैसेस, इनमें से कौन सा गैसेस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है कौन कौन सा गैस? ये क्वेश्चन
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेम टाइप का क्वेश्चन इस बार भी पूछेगा। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, इन्वायरमेंट में ही से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है, तो वही से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। क्वालिफाई होने के चांसेस सबसे ज्यादा ऐसे बन जाएगा आप लोगों का। लेकिन क्लासेस रेगुलरली बेसिस पे करते रहिए, जब मैं क्लासेस ले रहा हूँ तो उस टाइम पे आया करिए, टाइम पे। क्या होना चाहिए इसका आंसर? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी स्टेटमेंट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से गैसेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो पूछा है। मीथेन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड को नहीं माना जाता है। सरफेस ओजोन सबसे ज्यादा डेंजरस गैस है। जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो पॉजिटिव है, लेकिन सरफेस ओजोन जो है वो नेगेटिव गैस है। नेगेटिव मीन्स ग्रीन हाउस गैस है, इसके अंदर इसको मान सकते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों नहीं होगा, ठीक है, मतलब सरफेस ओजोन होगा। सरफेस ओजोन और मीथेन दोनों जो है वो ग्रीन हाउस गैस के अंदर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस तो आप लोगों को पता है कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ACE इसका आंसर होगा। मीथेन, सरफेस ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने क्या बोला कि सरफेस ओजोन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, ऐसे करके स्फीयर है। स्ट्रेटोस्फियर में जो गैस आता है जो बेसिकली ओजोन पाया जाता है, वो अच्छा वाला ओजोन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस है, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए, और कुछ डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, एग्जाम या फिर कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं।